वेलकम तहरीम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन, कब और कैसे आना हुआ? कब? अभी तो इतने साल हो गए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जो मेमोरीज होती है ना, वो मुझे याद है कि आई वाज लाइक 15, और फिर जो है वो जिस तरह नॉर्मल होता है कि फादर बाहर होते हैं, वीजा लगता है फैमिली का, और फिर उस तरह से जो है वो हमारी हो जाती है कि आपने आना है। तो बस पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ फिर मेरा यहाँ पे आना हुआ। उस वक्त यहाँ पे इतनी कम्युनिटी नहीं थी, तो इट वाज लाइक के हर जगह पे आपको स्पेनिश ही स्पेनिश नजर आ रहे हैं। तो वो एक तरह से कल्चर शॉक था हम सबके लिए ऑलमोस्ट। किस साल की बात है ये? मैं बात कर रही हूँ 2008 की। काफी पुरानी बात है अब तो। चलिए, तो फिर कल्चरल शॉक किस तरह उसको फिर हैंडल किया आपने? आई थिंक सो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि हाँ मैं डिप्रेशन में चली गई थी इसलिए क्योंकि मेरा आते साथ ये था कि क्योंकि हमारी साइड से ये होता है कि आते साथ ही जो है ना अपने एजुकेशन की तरफ जाना, ऐसे नहीं है कि मेरा ये था कि हम सिस्टर और मेरे ब्रदर के साथ यही था कि हम लोग आए। आई थिंक सो क्योंकि उस वक्त टाइमिंग्स ऐसी थी कि आपके सितंबर के जो है ना स्टार्ट हो रहे थे, स्कूलिंग का सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, और बस करवाया, एडमिशन हुआ, और उन्होंने कहा ओके आज स्कूल। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि स्पेनिश वर्ड क्या है, उसको ओला का भी नहीं सही समझ आती, मतलब बिल्कुल ये अब बच्चा जो है वो आके स्कूल में जो है इसका एडमिशन हो जाए विदाउट एनी लैंग्वेज, तो आप बताएं कि उसको कल्चर शॉक के साथ डिप्रेशन होगा या नहीं होगा। तो बस ऐसे ही था, फिर वो डिप्रेशन था। और एक दिन मैं घर आई और मैंने कहा कि मैंने तो स्कूल नहीं जाना, मतलब आई कांट। वो होता है ना कि आप अपने स्कूल में काफी अच्छे मार्क्स ले रहे होते हो, और आप जो है ना वो मेरे आप एकदम आए, और आप मुझे अच्छी तरह से याद है, आई वाज लाइक यार मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी जिंदगी में, मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा, और मैं तो बिल्कुल ही जो है ना इलिटरेट रह जाऊंगी, मुझसे कुछ भी नहीं होना, इट्स खत्म मेरे लिए ये ना। खैर उसके बाद मामा ने पापा ने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं होता, आपको टाइम दो थोड़ा सा, इट विल बी फाइन। तो फिर स्कूल भी बीच में मैंने चेंज किया, क्योंकि जो है ना इसी वजह से। हाँ इसी वजह से, तो बस इसी वजह से ना कि एक तो कुछ समझ भी नहीं आ रही है, और बच्चों के साथ उसमें से बन भी नहीं रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही एक अलग से बच्चा हूँ। मैं तो फ्रेंड्स भी नहीं बन पा रहे थे। हाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ना वहाँ पे कोई पाकिस्तानी भी नहीं था, इवन मुझे याद है कि इंडियन भी नहीं था, वो सब स्पेनिश थे। मैंने कहा मैंने जाना नहीं है, मेरा स्कूल चेंज करो, अगर मैंने जाना है तो मेरा स्कूल चेंज करो। फिर स्कूल चेंज किया, और थोड़ा सा वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बना। बीच में एक गैप ईयर भी था मेरा, क्योंकि उसके बाद जब आप जाहिर सी पता है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपने कहना अच्छा कि अब मैंने क्या करना है, मैंने किस फील्ड में जाना है, तो उसका सारा प्रोसेस था वो किया। उसके बाद सिचुएशन बेटर हुई फिर स्कूल चेंज करने से? हाँ सिचुएशन बेटर हुई, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा चलो ठीक है ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही लेके चलना है। फिर थोड़ा सा पेरेंट्स से समझाया, अच्छा कुछ नहीं होता, इट्स फाइन, इट्स गोना बी फाइन। क्योंकि पता है जब आई वाज इन पाकिस्तान तो मैं आर्मी स्कूल मेरा था सारा, वहाँ पे सब फ्रेंड्स थे और सारा कुछ, तो वो जो चीज थी ना वो बड़ी याद आती थी कि यार ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, कि मतलब आप एक इतने अच्छे जो है वो माहौल से उठ के आप जो है वो आ गए हो एक डिफरेंट माहौल में। इट्स नॉट छोटी एज भी नहीं थी ना कि वो भूल जाएं। हाँ बिल्कुल। और मुझे पता याद है उस वक्त, पता है उस वक्त तो इतना होता भी नहीं था कि आपके पास इतना इंटरनेट है, इतनी कम्युनिकेशन है फास्ट और सारा कुछ। तो फिर मैं कोई बहाना ढूंढती थी, अच्छा मामा कॉल पे बात करवा दें, जो है मारिया से बात करवा दें, और मेरी अच्छी फ्रेंड थी, और फिर इस फलान से बात करा देंगे। पता है वहाँ उस वक्त टाइम ये होता था कि आप स्पेशल तो फोन उस तरह से हमारे जिस तरह से अब है वैसे नहीं होते थे, स्पेशल जो टेलीफोन बूथ पर जाके बात करना और हेलो हाय और सारा कुछ ना, तो वो बड़ा बड़ा डिफरेंट टाइम था, बड़ा अच्छा था वो। लेकिन हाँ उसके बाद सब कुछ गुजर गया, सब अच्छा हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता अब उसके बाद इतनी अचीवमेंट्स हुई है ना कि मैं सोचती हूँ कि यार इट वाज अ लॉन्ग वे, मगर इट वाज अ वर्थ इट, मतलब काफी ज्यादा मेहनत के बाद जो है ना वो वर्थ इट था। हाँ तो फिर आपने क्या 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 किया उसके बाद, बेसिक स्टडीज के बाद? हाँ बेसिक स्टडीज के बाद जो है ना वो, क्योंकि हमें ऑप्शन होती है ना कि आपने बाचिलातो में जाना है या फिर आपने जो है वो ग्रेजुएट। हाँ तो मुझे तो सजेस्ट ये किया था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है ना वो वहाँ पे अपना सिलेक्टिव दाद का दे के आई थी, वहाँ का उनका एडमिशन भी हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब यहाँ पे आई तो उसने एक एकेडमी में जो है एडमिशन लिया, और उसके बाद उसने अपना सारा किया, तो उसने कहा कि बेहतर ये है कि तुम बाचिलातो ना करो,
क्योंकि वहाँ पे उसके टीचर सजेस्ट करते थे कि गो इन ग्राडो मेडियो या ग्राडो सुपीरियर ऐसे करके। तो फिर उसके थ्रू जो है ना मैंने ग्राडो मेडियो किया, फिर सुपीरियर किया एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस में, और फिर उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। तो अब हाँ, तो अभी मेरे पास जो है वो आधे ये है जिसको हम कहते हैं बीबीए कहते हैं। फिर उसके बाद अब फर्दर स्टडीज के लिए फिर जो है एमबीए की तरफ भी फिर मैं गई, वो भी कंप्लीट किया मैंने। सो इट वाज लाइक दैट। नाइस। तो फिर इस प्रोसेस में क्या मुश्किल रहा पढ़ाई? अच्छा, लैंग्वेज कब तक आ गई थी आपको? ये लैंग्वेज में जो है ना आई थिंक सो, क्योंकि उस वक्त बेसिक स्कूल मैंने, अगर मुझसे पूछे कि तुमने लैंग्वेज कैसे सीखी है, मैंने लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक स्कूल से सीखी है, जो होता है ना आपका लेवल होता है B1 B2, वो सीखा, बल्कि बहुत ही शायद उससे भी कम सीखा था। एक इंटेंसिव कोर्स था जो किया था, लाइक वो जो समर इंटेंसिव कोर्स नहीं होते, एक वो किया था, और एक बिल्कुल ही बेसिक किया था कि जिसमें आपको बहुत ही बेसिक सिखाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो सीखी वो स्कूल से सीखी, इंटरेक्ट करके सीखी, तो इस तरह से जो है वो हुआ था। नहीं, आई मीन क्योंकि पढ़ाई करने के लिए तो फिर प्रॉपर आनी चाहिए ना, तो बाय द एज आप जब ग्राडो मेडियो तक चली गई जब तक आपको प्रॉपर आ गई थी? हाँ आ गई थी। ऐसे ही होता है ना कि आप, जाहिर सी बात है, आप इंटरेक्ट करते हो, आप स्टूडेंट के साथ बैठते हो, सीखते हो। ऑब्वियसली समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको कुछ लफ्ज नहीं समझ आते, आपको बात कर रहे होते क्योंकि वो बहुत फ्लो में बात कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आती। इवन हम इंग्लिश में भी बात कर रहे हो ना, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश किसी ब्रिटिश से आप बात करें, यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वो क्या बात कर रहे हैं, एक्सेंट ऐसे होते हैं, कुछ कैसी बात होती है। तो हाँ, एक टुक अ वाइल, बट हो गया, अल्लाह का शुक्र है, हो गया। हाँ ओके। आपके अच्छा पहले स्कूल को छोड़ के जो बाकी जो बाद में आप स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह में जाती रही, उनमें आपके कंपेनियरों का, जो आपके मेट्स थे, उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा आपका? अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। अभी शायद मैं ओपन हो गई हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको कहूँ तो आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट। तो उसमें ये था कि मैंने बैठ के, मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी है कि मैं बैठ के घंटों तक एक बंदे को सुन सकती हूँ। तो शायद उससे भी मुझे थोड़ी सी पकड़ हुई, ओके अब ये फलानी ऐसी बात कर रहा है, इसको ऐसे बोलना है। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, थोड़ा सा लिसनिंग के थ्रू, उससे भी काफी हेल्प हुई। और थोड़ी सी मेहनत यार खुद भी करनी पड़ती है आपको, थोड़ा सा जो है ना किताब खोलनी पड़ती है, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। उस वक्त तो इतना यूट्यूब का सारा नहीं था कि आपको लेसन मिल जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा यार, इसको ऐसे लिखते हैं, एक डिक्शनरी होती थी जहाँ पे कॉन्जुगेशन का जो वो सब होता है और सारे होते हैं, उसको लेके बैठना और सारा वो पढ़ना, अच्छा इसको ऐसे करते हैं। और एक रेडियो था, आई थिंक उसका नाम है पाकिस्तान, शायद वो अभी भी है। तो वहां पे एक आती थी, वो बड़े अच्छे ना सिखाती थी वेरबोस को, आपने ऐसे जो है उसका प्ले करना है, इसको आपने ऐसे कॉन्जुगेशन करनी है। तो उससे भी जो है ना काफी मदद मिली थी। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ना मैंने पकड़ लिया था। जो खुद इंटरेस्ट था तो आपके लिए इजी हो गया कि खुद आगे बढ़ना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है। हाँ, क्योंकि था कि एजुकेशन करनी है यार, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। और इवन घर में भी हमारा ऐसा माहौल था कि पेरेंट्स ने कहा कि यू हैव टू स्टडी नो मैटर व्हाट। तो बस उधर से ही वो था कि यार करना है, जैसे भी करना है, अब आती है नहीं आती, बस करना है। और आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन योर क्लासमेट्स और या स्पेनिश कम्युनिटी, वो कैसा रहा? मेरी बात इधर उधर हो जाती है। उसमें ये था कि हाँ, मैं बैठ के सुनती थी, मतलब मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी। अच्छा यार, अच्छा फलाने, अच्छा ये है, मैं बैठ जाती थी। एक ग्रुप बनते हैं आपके, उसमें बातचीत होती थी। उसमें यह है कि शायद आपके अंदर की इनसिक्योरिटी होती है कि आपको लगता है कि यार लोग आपको नोट कर रहे हैं, आपको जो है ना वो इनसिक्योरिटी फील होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे जितने भी लोगों से जो है ना मेरा इंटरेक्शन हुआ है ना, दे वर वेरी नाइस। और ये स्पेनिश लोगों के बारे में जो है आई थिंक सभी कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा आपसे जो है ना वो आपकी हेल्प करते हैं। और मेरा तो नहीं ख्याल का किसी ने मेरा इस तरह से जो है वो मजाक उड़ाया हो कि यार इसको लैंग्वेज नहीं आती है या इसको बोलना नहीं आता। तो मेरे लिए हाँ से वो एक अच्छी इंटरेक्शन रही है हमेशा, जिससे भी मेरी हुई है। क्योंकि कई लोगों के लिए बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बुलिंग और रेसिज्म फेस करते हैं। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। हाँ, लेकिन देखिए मुझे तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, किस एरिया में। हाँ किस एरिया में हो, किस जगह पे हो, और आप
किन लोगों में आप बैठे हो। अब जो एक मेच्योर इंसान है, जो किसी फॉर एग्जांपल किसी अच्छी कंपनी से वो ताल्लुक रखता है और सारा कुछ उसके ब्रॉटअप अच्छा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई भी ऐसे आपको बुली करेगा। ये तो आई थिंक सो ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह पे होता है कि आपको आप किसी भी जगह पे बैठोगे, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको फालतू में से बुली करेगा। डिपेंड, आई थिंक उन पे भी डिपेंड कर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये बड़े जब आप एज में आ जाएं तब तो आप इस बात पे आप सोच सकते हैं कि हाँ डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट मोस्टली जो स्कूल एज में जो बुलिंग होती है, जो रेसिज्म होती है, उसमें फिर आप जज नहीं कर सकते, ना तो आप खुद जज कर सकते हैं उसमें कि आप हाँ मैं किन से इंटरेक्ट करूँ, ना वो खुद बच्चों को इतना पता, वो भी अपने घर से ला रहे होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, अगर आप स्कूल लेवल में बात करो तो आई थिंक सो अभी भी बहुत ज्यादा बुलिंग होती है। इवन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ड्रेसिंग का बहुत ज्यादा जो है सुकत होता है। अच्छा तुम शलवार कमीज क्यों पहनते हो, तुम लोग जो है वो रोजा क्यों रखते हो, तुम लोग नमाज छोटे। अच्छा हाँ, अब बुलिंग इन अ सेंस नहीं मेरे साथ हुई, लेकिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस बहुत किए आउट ऑफ अ क्यूरियोसिटी। इवन मैं अपनी लास्ट जॉब पे जो है ना, मेरे एक कुलीग था दावी, तो उसने मुझसे बहुत सो क्यूरियोसिटी थी और वो कहता है कि मैं तुमसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मुझे तुम इजाजत देती हो? तो मैंने कहा हाँ पूछो। तो उसका यह था अच्छा कि तुम इस्लाम पे क्यों बिलीव करती हो, तुम्हें क्यों लगता है कि देयर इज अ गॉड, यू नो। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको मोलिस्तार करते हैं, आप फील करते हैं यार मेरे लिए ये चीजें जो है ना वो बहुत वी थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो इसको जो एक्सप्लेन करना, इससे बात करना जो है ना वो मुझे थोड़ा सा कूल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बातें, वो उसके क्वेश्चंस होते थे जो कि मुझे नहीं पसंद थे, लेकिन आई हैड टू आंसर देम बिकॉज हमारा इस्लाम भी ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें या आप नहीं, क्वेश्चन करना तो इट्स नॉट अ बैड थिंग आई थिंक, बल्कि खुद को आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि हाँ अच्छा ये सवाल किया गया है कि तो इसका वाकई इसको कैसे एक्सप्लेन करें। हाँ, तो वो इन अ सेंस वो मैं उसको बुली नहीं बोलूंगी, लेकिन अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चंस करना और थोड़ा सा अगले को इन अ सेंस थोड़ा सा बैड फील कराना कि यार तुम क्या सोच लेके बैठे हो, ये तो आजकल तो साइंस का जो है वो दौर है, तुम किस तरह की बातों पर बिलीव करते हो कि गॉड है। उनके लिहाज से शायद वो मुझे जो है वो तंग करने का उनका हो, लेकिन आई वो स्कूल के ठीक है यार, इनका क्वेश्चन करने का है तो बस ठीक है मैं जवाब दूंगी, व्हाई नॉट। Yeah, it's when you're old enough या mature enough तो आप easily easily तो नहीं खैर, लेकिन आप इतनी जल्दी माइंड नहीं करते। हाँ, क्योंकि यार देखो हमें पता है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आने ही आने। इवन अब जो लड़कियां हिजाब करती हैं, अब मैं कहती हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ा एक कह लो कि चैलेंज है कि एक तो उन्होंने लोगों की बातें भी सुननी है। आई एम श्योर कि जो भी हिजाबीज हैं वो लाजमी तौर पे कोई गुजरते गुजरते कोई कमेंट करता होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जो है मेट्रो में ले रही थी और मेरे साथ दो स्पेनिश खड़ी थी, ज्यादा एज की तो नहीं थी लेकिन अच्छी मेच्योर एज की थी। तो वो साथ में एक खड़ी है, आई थिंक वो पाकिस्तानी ही थी, हिजाब में, और उसके बारे में दे वर लिटरली कमेंटिंग के अच्छा ये हिजाब करती हैं, पता नहीं कैसे अपने आप को इतना जो है वो कवर रखती हैं, सारा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं सुन रही थी, दिल तो मेरा किया कि मैं वहां पे बोलूं, मैं उनको कमेंट करूं कि नो दैट्स रॉन्ग, लेकिन फिर मैंने तहम्मुल से सुन लिया, मैंने कहा ठीक है। तो आप देखेंगे किस तरह से जो है वो इतनी मुश्किल होती है, इतने चैलेंजेस होते हैं हिजाबीज के लिए कि आप बेशक आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपका जो है ना वो एक थोड़ा सा शेक होता है कॉन्फिडेंस के, यार मैं कर रही हूँ और मुझे इतने चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है। दिस इज वन ऑफ द आई थिंक सो इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ और चले आप अपने बारे में बताएं कि आपने फिर अच्छा स्टडीज का तो बता दिया, आपने अपना प्रोफेशनल जर्नी कैसे कहाँ से स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया, एमबीए करने के बाद या पहले ही आप स्टार्ट कर दिया था जॉब करना? इवन मैंने ग्रेजुएट सुपीरियर के जब मैं कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी, उसके साथ ही मेरी वो जो है ना जॉब की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और इसका भी बड़ा मजे का जो है वो एक है, क्योंकि जब मैंने मतलब मैं थी कैसे मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल का जो रिसर्च सेंटर है ना, मैंने वहां से स्टार्ट की थी। वो यहाँ पे जिधर मैं रहती हूँ बहुत वहाँ का फेमस है। तो मैंने तो अपने टीचर को कहा था कि मुझे जो है ना थोड़ा सा इंटरनेशनल टाइप का ना, जो मुझे तुम कहीं पे इंटर्नशिप करवाओ, आई वुड लाइक इट, क्योंकि आप ज्यादा जो है ना आपका इंटरनेशनल होगा, आप ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो। तो उसने लकीली मुझे वो मिल गया। तो मैंने ग्रेजुएट सुपीरियर में जब वो मैंने इंटर्नशिप की, तो जब वो खत्म हो गई, तो जब लास्ट डे था
मैं गई उधर रिक्रूटर्स हुमानुस में, तो जिसको आप कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, बिकॉज दे सेड ओके आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, थैंक यू सो मच, मतलब एक तरह से आपको अल्लाह हाफिज करने का वो कर रहे हैं। मैंने वहां पे सोचा कि अल्लाह मियाँ ये मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, व्हाई नॉट। तो बस वहां से थोड़ी सी मुझे ऑब्वियसली बंदा मायूस होता है, यार मुझे इंटर्नशिप मैंने इतनी अच्छी है, इतनी मैंने मेहनत की है, मुझे नहीं मिला रिजल्ट, वो नहीं मिला, आउटकम नहीं मिला। तो अच्छा वो मेरा हो गया, मैं भूल भाल गई। एक हफ्ते के बाद मुझे दोबारा कॉल आई कि आप जो है ना, हमें एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमें ज़रूरत है, वहाँ पे आपने उनकी जुस्टिफिकेशन करनी है। अब क्योंकि मैं तो थी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे आपने फक्तूरस को जो है वो सिस्टम में करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है सारा कुछ। तो मैंने कहा ये तो मुझे है नहीं पता, लेकिन मैं मना नहीं करूंगी, बिकॉज वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट डिपार्टमेंट था। खैर वहाँ पे मैं एंटर हुई, मैंने सीखा। तो मेरा काम जो वहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, प्रपोजल्स को हैंडल करना। यूरोपियन यूनियन के प्रपोजल जो होते हैं वो आपने जो है वो साइंस कह लें कि रिसर्चर्स के साथ मिलकर जो है आपने वो सेंड करने होते हैं। आपने फंडिंग का जो है हमारा सारा सिस्टम होता है, आपने इंस्टीट्यूशन के लिए फंड्स जो हैं वो इकट्ठे करने होते हैं। मतलब आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोजेक्ट क्लोज करने का वो सारा जो होता है प्रोसेस होता है। तो वहां से वो मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी जॉब की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करते फिर वो मैंने वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 साल मेरी वहाँ पे जॉब रही। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्विच किया और फिर अब एक नई जॉब में हूँ। ज्यादा जॉब स्विच करने का मुझे नहीं होता, फिर मुझे होता है कि एक जगह पे अच्छा, तो जब आपने स्विच की थी वो खुद ही स्विच की थी या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो चुका था। आई वाज लुकिंग फॉर मोर, क्योंकि आप पता है आप जहाँ पे जगह पे होते हो ना, आपकी वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आपको कहीं ऊपर भी नहीं जाने देते। और फिर समटाइम्स आई फेल्ट कि यार नहीं, अभी मेरा यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, कि मुझे वो नहीं मिल रहा कि जो मैं चाह रही हूँ। सीखने को मिले, इंसेंटिव्स भी नहीं मिल रहे थे आपको, किसी किस्म की ग्रोथ भी नहीं थी। तो मैंने कहा दैट्स इट, अभी मुझे ना कहीं और मुझे जंप करना चाहिए। दिल में एक खौफ भी था, यार अगर ये जॉब छोड़ दी, कोई और ना मिली तो क्या करूंगी। बिकॉज अभी तो जाहिर सी बात है, इस आपको खुद से जो है वो सब कुछ करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी खुद से मुझे क्यों करना था। तो बस फिर उसी दौरान ना मैं जॉब ढूंढती गई। मैं ये बात कर रही हूँ 2 साल पहले की। हमारे पास एक आता था, न्यूज लेटर आता था, जिसमें डिफरेंट जॉब्स जो है ना उससे हमारे। आपने जॉब छोड़ दी फिर सर्च करना शुरू किया या साथ साथ आप सर्च कर रही थी? नहीं, साथ साथ सर्च कर रही थी। क्योंकि वो गलती मैं नहीं कर सकती थी कि मैं जॉब छोड़ के सर्च करूं। एग्जैक्टली, मुझे लगा आप शायद वो बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो जॉब छोड़ के सर्च करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर होना था मेरे लिए। तो बस फिर उसी के दौरान जो है ना, मैं काफी ज्यादा ना उसको चीज को लेके सीरियस थी कि यार नहीं, अब जॉब ढूंढनी है, क्योंकि मुझे लगता है अब इधर से छोड़ देना चाहिए। तो बस वो अल्लाह ताला का करम हुआ कि वहां से एक न्यूज लेटर आता था हमारे उधर, उसी हमारे जॉब का ना। तो वहाँ पे सारी जो जितनी भी उससे रिलेटेड हमारी जॉब्स होती थी, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होती थी, वहाँ की जॉब्स आती थी, एवरी मंथ वो आती थी। तो एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, वेरी इंटरनेशनल लगी। तो मैंने कहा यार, ऊपर से यूनिवर्सिटी भी है और बिजनेस स्कूल भी है, और ऊपर से उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी। मैंने कहा यार ये अगर मुझे मिल गई ना, तो इट्स गोना बी आउटस्टैंडिंग। बस अप्लाई किया इससे उम्मीद से कि यार चलो इंटरव्यू दूंगी, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना से। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद वो मुझे पहले ही क्योंकि टोटल 3 इंटरव्यूज हुए थे, और पहले ही इंटरव्यू में मुझे पता चल गया था अच्छा ये दे आर इंटरेस्टेड, तो बात बन सकती है। बस फिर वहां से वो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा मेरा जो है वहां पे फिजिकली वहां पे जाकर हुआ था, मतलब उनके ऑफिस में सारा कुछ। तो मैंने कहा ओके, बात बन गई है। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा ओके डन। ये मैं तो अब ये भी नहीं देखूंगी कि कितना मुझे ये पे करे, ऑब्वियसली ज्यादा ही पे कर रहे थे, लेकिन ठीक है, आई एम ओके विद इट। बस फिर वहां पे मैंने ओके कर दिया, और अभी जो है ना वो आई एम हैप्पी जहाँ पे। Would you like to share some tips for interview जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे आपके, क्या क्या जरूरी है? हाँ, उसमें टिप्स में सबसे इम्पोर्टेंट यार, सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो कहती हूँ ना, आपकी जो कुरिकुलम होता है ना, आपकी जो सीवी होती है, वो आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए।
और दूसरी बात ये कि अगर आप कुरिकुलम में जो भी कुछ लिख रहे हो ना, वो तो बेसिक होता है। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब आपने अपने कुरिकुलम में लिखा हुआ है कि मेरी ये जॉब थी और मैंने इन जगह पे काम किया। आई एम गिविंग यू एग्जांपल। अब आपने इंटरव्यू में ये नहीं बताना, वो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, वो देख चुके हैं, यू नो। तो आपने बताना है कि इस जॉब में आपकी क्या अचीवमेंट्स थी, आपने क्या किया था और कैसे किया था। मतलब आपने उनको बताना है कि आप किस चीज में अच्छे हो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कि स्ट्रांग होना चाहिए? बहुत ज्यादा स्टडीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि सीवी स्ट्रांग होना चाहिए? आप उसमें ना आपको अपनी जो आपकी वैसे तो कुरिकुलम में आप वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं ऐड करते, वो अपने स्किल्स ऐड करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक सो अपने आप को एक जो आपका होता है ना, आपकी समरी जो होती है उसके अंदर, हु आर यू, जो आप अपने कुरिकुलम में ऐड करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो शॉर्ट सी होती है, ब्रीफ सी होती है। अच्छा, व्हाट डू यू बिलीव कि सीवी में बहुत ज्यादा डिटेल होनी चाहिए या शॉर्ट विजिबल हो कि फौरन से विजुअल जो होता है ना कि फौरन से देख के उनको पता लग जाए? लाइक सम आई हैव हर्ड कि कुछ बोलते हैं कि लाइक बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक जॉब में जो एक एक टास्क था वो लिखें, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, वेरी वेरी जो शॉर्ट में करके लिखे ताकि इंटरव्यू में जाके उनको डिटेल बताई जाए। बट फिर एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ही शॉर्ट लिख रहे हैं तो फिर जो पहले उसको व्यू कर रहे हैं वो भी उनको शायद इतनी डिटेल में नहीं जान पाएंगे। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आई एम विद द सेकंड ऑप्शन कि आप जो है ना, आपकी सीवी बहुत ज्यादा जो है ना वो लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो आपका इंटरव्यू करने वाला ना, या जो आप कंपनी आपका इंटरव्यू मतलब या आपका सीवी देख रही है, उसके लिए थोड़ा सा विजुअल भी उसका होना चाहिए कि अच्छा वो, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब इवन मैंने भी जब हमारी तरफ से भी हमें कुछ चाहिए थे तो हमने सीवीज देखी। आप जो पहले जो चीजें होते हैं ना वो आप पढ़ते हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो सीवी आपके उनके किसी काम की। और दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने सीखी, सीवी में कभी भी अपनी पिक्चर मत ऐड करें। नो यू डोंट हैव। आजकल तो मेरा नहीं, आपका नहीं ख्याल कि आजकल अगर एक सीवी में पिक्चर नहीं है तो डिस्कार्ड कर देते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने भी सोचा था। इवन मैंने भी अपनी पिक्चर्स ऐड की थी और कुछ टाइम के बाद काफी वो उसके बाद मैंने मेरी मतलब इंटरेक्शन भी हुआ लोगों से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वहां से भी, उन्होंने कहा पिक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फॉर स्किल्स। आपकी उसमें जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्किल्स, कि आपके स्किल्स जो अगर जो उनको स्किल्स चाहिए ना, अगर वो आपके पास हैं तो दैट्स मोर इनफ है, वो आपके सफिशिएंट है। और अगर पता है क्या होता है कि जो आप पिक्चर लगाते हैं ना, तो पिक्चर में सम पीपल कैन रीड योर फेस, वहां से भी वो आप सीवी डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो फौरन से जज कर लेते हैं। हाँ, वो जज कर लेते हैं ये अगला बंदा कैसा होगा। सो व्हाई यू आर गिविंग देम, यू नो, पहले ही उनको डिस्कार्ड करने का क्यों दे रहे हो सकता है कि आप बाय फेस आप जो है ना वो बहुत ही नॉन सीरियस लग रहे हो, लेकिन जब आप काम पे हो तो यू आर अ वेरी सीरियस पर्सन, you know. So nice. I used to add a picture in the CV, मैंने वो हटा दी। और आई थिंक सो वही था कि जब मैंने पिक्चर हटा दी तो मुझे जॉब मिल गई। आई एम नॉट सेइंग कि पिक्चर की वजह से मुझे नहीं थी तो मुझे जॉब मिल गई, लेकिन नहीं, इट हैज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वो फिर ज्यादा अटेंशन आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस पे चली जाती है, नॉट ऑन द पिक्चर। एग्जैक्टली ट्रू, या इंटरेस्टिंग। और बहुत ज्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए कि अच्छा मेरा घर का एड्रेस ये है और मेरे, आई थिंक सो ईमेल, फोन नंबर, ठीक है, उतना ठीक है। अगर आप अपनी लिंक्डइन का देना चाहते हो तो वो भी दे दो, क्योंकि लोग अक्सर क्या होता है कि लोग लिंक्डइन पे जाकर आपकी सारी प्रोफाइल देख लेते हैं, तो वो भी उनको भी वहां से भी पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इट है और क्या स्किल्स इसके हो सकते हैं। तो आपने कितने इंटरव्यूज दिए फॉर द सेकंड जॉब कि फिर जाके मिली? बहुत ज्यादा दिए या जल्दी ही आपको मिल गई? इस चीज में मैं बहुत लकी रही हूँ कि आई थिंक सो मैंने 2-3 दिए थे इंटरव्यूज जॉब सर्च के दौरान, और मुझे जो भी मुझे बेटर उसमें था। इवन मेरी एक आई रिमेम्बर, आई थिंक सो जब मैं अभी रिसेंटली जो 2 साल से पहले मैं जॉब कर रही थी, उससे पहले मेरा एक जॉब इंटरव्यू हुआ था जो कि उसी तकरीबन लगभग सेम जगह पे था। वहां पे भी मेरी जो है ना वो ऑलमोस्ट हो गया था, ओके, ठीक है ना।
एक लाकाइशा का फाउंडेशन है, वहाँ पे रिसर्च फाउंडेशन है, तो दे वर अबाउट टू मैंने यहाँ पे ब्लंडर किए मारा कि मैंने उनको कहा कि माय फैमिली इज इन यूके, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं भी यूके चली जाऊँ। ये इस तरह के ब्लेंडर नहीं मारने चाहिए, वो मुझे मिलती मिलती रह गई थी। उन्होंने कहा कि अच्छा हमें तो परमानेंट बंदा चाहिए यहाँ पे, आप अगर यूके चली गई तो हमारे लिए तो फिर वो नहीं होगा। हाँ, वो तो बहुत ही आगे का सोचते हैं ना। एग्जैक्टली और आप देखें मैं तो यूके नहीं गई, लेकिन वो जॉब मेरे हाथ से निकल गई। चलिए कोई नहीं, समथिंग बेटर वाज रिटन फॉर यू। हाँ, तो ऐसे ब्लंडर्स भी होते हैं कि मतलब, और दूसरा एक मैं इसमें एक ये चीज ऐड करना चाहूंगी, नेवर टेल कि आपको कितने जो है ना सैलरी चाहिए, नेवर। उससे क्या होता है, समटाइम्स हो सकता है कि उनकी जो सैलरी रेंज है वो आपसे मैच करती हो, या आपसे जो है ना वो ज्यादा हो, आप कम बताकर उनको अपने जो है ना वो नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये भी मैं ब्लंडर एक मार चुकी हूँ। नेवर टेल दिस कि आप कितनी, आप बताएं कि आप उनसे पूछें कि आप कितनी दे सकते, आप क्या दे सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। फिर थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा खुगार करना होता है, थोड़ा सा आप उनकी सुनो, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेके आपको ओके आई एम फाइन विद इट, या जिस तरह से भी आप उसको कर सकते हो। तो कभी भी अपनी पद बताएं कि आपकी कितनी ख्वाहिश हो सकता है आपको ज्यादा मिले, आप कम की जो है वो उनसे कर रहे हो रिक्वेस्ट, वो कम तो आपको देंगे देंगे, लेकिन जो आपकी ज्यादा जो आपको मिलनी थी वो आपकी रह जानी है फिर। और फिर आपका अच्छा, ये तो हमारे थोड़े से टिप्स हो गए ऑन द सीवी। उसके बाद इंटरव्यूज में एक आपने बताया सैलरी का नहीं बताएं, और इसके अलावा अगर कोई और टिप्स हैं। उसके अलावा हमेशा तो हमें तो यही सिखाया गया है कि आपने कभी भी अपने वीक पॉइंट्स को एज अ वीक पॉइंट नहीं बताना, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आप कहते हैं कि आप बहुत इम्पेशेंट हैं, ठीक है। वाई यू आर इम्पेशेंट, आप इम्पेशेंट इसलिए हैं क्योंकि आपसे कोई काम नहीं होता, कि मुझे बड़ी जल्दी जो है ना वो मैं काम को छोड़ देती हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, या किस तरह से भी आप उसकी अपनी वीक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से उनको बताएं। क्या मैं इम्पेशेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा काम टाइम पे हो, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी जो है ना आपको मोल्ड करके उनको बतानी होती है। अपने वीक पॉइंट्स भी कभी एकदम नहीं ऐसे अपने बताने, इतना ज्यादा ऑनेस्ट होना भी जो है ना वो बुरा होता है फॉर द इंटरव्यू, नॉट इन रियल लाइफ। अच्छा अच्छा, अब आपने बोला कि 2-3 इंटरव्यू दिए, ज्यादा नहीं दिए। बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज भी दे देते हैं। तो आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें कि भाई ये तो करना ही है, कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम। क्योंकि पहले आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, यू फील लाइक ओह आई हैव डन ग्रेट, लेकिन फिर आपको आंसर मिलता है कि नहीं, किसी और को पिक कर लिया गया है, तो थोड़ा सा तो झटका लगता है कि ओह आई थॉट। तो वो फिर दोबारा वापस कैसे उसको फिर अगले इंटरव्यू के लिए चले, एक अगेन 2-3 तक तो फिर भी इंसान कर ही लेता है, बट लॉट ऑफ पीपल कीप डूइंग इट 10, 11, 12, और वो फिर कैसे खुद को मोटिवेट करें हर रिजेक्शन के बाद। यार देखो, रिजेक्शन तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी, पर्सनल लाइफ में मिलेगी, आपको रिजेक्शन को फेस तो करना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना, जब हमारे साथ कोई चीज होती है ना, हम लोग उसको फेस नहीं करना चाहते। हम लोग बस एक उससे डिल्यूजन में होते हैं कि यार नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ। अगर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव लेके आए ना, तो उसमें ये होता है कि अल्लाह तवक्कल, आपने जो है ना कोई चीज आपके साथ बुरी हुई है, या आपका कोई रिजेक्शन आपको मिला है, तो यू हैव टू बी यार कि नहीं, इसमें कोई ना कोई जो है ना वो मेरे लिए बेहतरी होगी। जब आप उस एंगल से सोचते हैं ना चीजों को, तो ट्रस्ट मी वो चीजें आपके लिए डिफरेंट निकलती हैं, और आगे आपके लिए बहुत बेहतरी होती है। अब बहुत सारा ऐसे हुआ है कि मेरी लाइफ में जितनी भी रिजेक्शंस रही हैं, ऑन द लॉन्ग टर्म मैंने वो देखा है, उसका मुझे हमेशा फायदा ही हुआ है। उस वक्त आपको लगता है यार ऐसे क्यों हुआ है मेरे साथ, या मुझे जॉब नहीं मिली है, या मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया है, अल्लाह ताला को पता क्यों हुआ है ये, उसमें बेहतरी होगी। आपको कोई वो जॉब मिल गई है और उसमें आप फंस गए हैं, और आप फिर उस वक्त बैठ के दुआ करें यार मैंने क्यों जॉब अप्लाई की थी। बस हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो आई थिंक सो मोटिवेशन जो है ना वो वहीं से मिलती है
कि आप इस चीज का यकीन रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें कि जो कुछ हो रहा है वो बेहतर के लिए हो रहा है। तो आई थिंक सो फॉर मी दिस इज द की। तो अभी आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे आप क्या जॉब करते हैं, या यू डोंट वांट टू शेयर इट? नहीं, इट्स फाइन। अभी मैं जो है वो ईएसए बिजनेस स्कूल के साथ मुंसलिक हूँ। ईएसए बिजनेस स्कूल क्या है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा का जो है वो बिजनेस स्कूल है, जहाँ पे एमबीए जो है ना वो एग्जीक्यूटिव एमबीए जो है ना करवाए जाते हैं, और डिफरेंट जो है वो मास्टर्स करवाए जाते हैं, मास्टर प्रोग्राम होते हैं। इधर रिसर्च भी होती है। मैं जो है वो रिसर्च मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे वहाँ पे फैकल्टी होती है प्रोफेसर्स की, और जो जितने भी हमारे वहाँ पे टीचिंग करते हैं, उनके लिए हम फंडिंग जो है वो उसके लिए हम उनमें हेल्प करते हैं उस प्रोसेस में। वो यूरोपियन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, वो डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर से और किस। हाँ बट आप नवारा, आप ऑनलाइन जॉब करते हैं? नहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा का जो है वो बिजनेस स्कूल है, जिसके कैंपस मैड्रिड में भी है, बार्सिलोना में भी है। हाँ, तो 4-5 जगह पे इनके कैंपस हैं, आउट ऑफ स्पेन भी हैं, लेकिन मैं इस वक्त बार्सिलोना कैंपस में वहाँ क्योंकि नवारा तो उधर नॉर्थ में है ना। हाँ, नॉर्थ कहेंगे उसको क्या? हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ नहीं, वो उनका एक कह लो कि उनका एफिलिएटेड है उनसे, उनका बिजनेस स्कूल है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। फिर हम जो भी उस सब प्रोसेस में जो है, आप में प्रोजेक्ट प्रोफेसर्स को फैकल्टी होती है, उनको अपने प्रोजेक्ट्स देने होते हैं, जो फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर जब वो हमें प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, फिर हम उसकी जितने भी फाइनेंशियल बजट होता है वो सब हम हैंडल करते हैं, कहाँ पे जो एक्सपेंसेस इस्तेमाल करने हैं उनको, फिर उसके बाद उनकी ऑडिटिंग भी होती है। प्रोजेक्ट्स को आपने कैसे हैंडल करना है, वो सारी जो भी पीछे जो बैकग्राउंड में होते हैं ना, वो हम लोग होते हैं, यानी कि हम इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं बैकग्राउंड में, वो हम लोग हैं। तो बस वो फिर जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, फिर उसकी ऑडिटिंग होती है। उसमें भी हमें जो है वो सारा ऑडिटिंग में सब कुछ करना पड़ता है, सारी हाँ ऑडिटिंग करनी पड़ती है। तो ये और प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो इट्स मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, वो फ्रॉम 2 years to 5 years होते हैं। वो लॉन्ग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो वो आपने हैंडल करने होते हैं। इस वक्त एट द टाइम मेरे पास आई थिंक सो 7 to 8 यूरोपियन प्रोजेक्ट्स हैं। नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो लगे तो लगभग करके आई हैव लाइक अराउंड अबाउट 25 to 30 प्रोजेक्ट्स जिनको आई हैंडल। इट्स वेरी हेक्टिक समटाइम्स। आपका दिल करता है कि आप काम पे ही ना जाएं। इतने बीच में ऐसे क्योंकि हमेशा हमारे काम पे डेडलाइंस होती हैं, ऐसी डेडलाइंस होती हैं कि जहाँ पे आपको खाने का टाइम नहीं होता, बिकॉज वो ऑडिटिंग के टाइमिंग्स होती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और या फिर बीच में ऐसे आ जाएंगे। अभी देखें, मैंने अगस्त में मुझे ऑफ लेना है, और जुलाई में मुझे 2 जो है ना वो ऑडिटिंग्स भेजनी है। तो क्योंकि वो अगस्त में भेजनी थी, तो हमने उसको पहले किया कि यार पहले भेजनी, क्योंकि अगस्त में कोई भी नहीं होगा, आपने सिग्नेचर्स करवाने होते हैं टाइम रिकॉर्ड्स के लिए, सब कुछ, तो उसमें मुश्किल होती है। ये छोटी छोटी से जो डिटेल्स होती है ना, वो देखनी होती है। तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। इतना ये डायनामिक किस्म का जॉब है कि इसमें आप हर तरह की चीज सीखते हैं। अच्छा, अब अभी चले हेक्टिक है, जो थोड़ा इसमें मुश्किल है वो तो आपने बता दिया, बट व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर जॉब? इसमें आपको पसंद क्या है, कि आपको बहुत मजा आता है? कैलकुलेशंस। आप हर रोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं चीजें अपने, उससे जिससे बजट से रिलेटेड या कुछ भी ऑडिटिंग से रिलेटेड, और आप हर रोज कोई नई नई चीज सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने एक फक्तूर है आपके पास, उसको आपने सिस्टम में डाल दिया, दैट्स योर जॉब। या अगर आपके पास कोई रेंता आया है, तो आपको पता है कि उस रेंता का आपको कैसे करना है। हमारे काम में ये है कि आपको हर रोज कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन मिलेगी जिसको आपको खुद पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, बहुत ज्यादा मैंने सीखी है इस काम से। और किस टाइम पे किस तरह की आपने जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो आपको इस काम से बहुत हेल्पफुल होती है। और इस तरह की जॉब में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड, इसमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन होते हैं, उसमें भी बहुत सीखा जाता है, यू नो, कि हाउ टू डील, हाउ टू टॉक। हाँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक लगाया था, मैंने पोस्ट लगाया था, और मैंने इसमें कहा था कि यार बहुत सारी चीजें जो है ना, वो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। बिकॉज वो जो प्रोफेशनल लाइफ में जो मैंने सीखा है ना,
वो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत काम आया है। लेट्स सपोज के आपको किसी बंदे में बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, ठीक है ना, आपको पता है कि उसने गलत काम किया है, उसने गलत आपको एक चीज ला के दी है, यू हैव टू बी काम, मतलब आपको पेशेंट होके उस चीज को हैंडल करना है। आपने उससे कोई आलतू फालतू बात नहीं करनी है, आपने अगर मेल भी करनी है तो आपने इंसानों की तरह करनी है, और आपने ऐसे फील कराना है कि नथिंग हैज हैपेंड। तो अब यार यही चीज मैं पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो मैंने ये बहुत सारी चीजें सीखी हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। और इसमें आई डोंट नो आपके लिए आपकी जॉब में उसकी जरूरत है कि नहीं, लैंग्वेजेस इन्हीं किस्म की जॉब्स में लैंग्वेजेस का भी बहुत एक बेनिफिट होता है। एग्जैक्टली होता है। अभी अब हम आप देखिए, हम जिधर हमारी ओपन हॉल है, हम वहाँ पे होते हैं, वी हैव जर्मन्स, इंग्लिश तो है, इंग्लिश ऑन द टॉप, उसके अलावा हमारे पास पुर्तगीज के लोग हैं, मतलब आप इतनी ज्यादा लैंग्वेज है, फ्रेंच, इटालियन, बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो मिक्स्ड है। आपने कोशिश की कोई सीखने की? हाँ, मैंने अभी अपने इस कोर्स के दौरान ही जो हमें जो है ना लैंग्वेजेस का वहाँ पे मिलता है कि आप सीख सकते हैं। मैंने पहले जर्मन में मैंने लिया, जर्मन मैंने जब मैं ग्रेजुएट सुपीरियर करती थी तब भी मैंने जो है ना वो बहुत बेसिक सीखी थी, अब तो खैर मुझे याद नहीं, अब मुझे याद नहीं है थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने फ्रेंच का भी लिया, तो वो थोड़ा थोड़ा साथ में थोड़ा सा फ्रेंच का भी सीखती हूँ। मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक है, वो अलग बात है कि मुझे ज्यादा आती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। मुझे एक टाइम पे मुझे दौरा पड़ा था यार, मैंने टर्किश सीखनी है, पता नहीं क्यों। तो स्टार्ट नहीं की? हाँ, वो टर्किश का मैंने एक जो है वो ऑनलाइन कोर्स शॉर्ट सा था, फ्री था, लेकिन मैंने वो भी लिया। अच्छा, ये लैंग्वेज सीखनी है। फिर मुझे एक टाइम पे मैंने अरेबिक सीखनी है। क्यों सीखनी है मैंने अरेबिक? क्योंकि यार ये तो अलग ही लैंग्वेज है, अरेबिक सीखनी है। आप वहाँ पे उम्रा करने जाना है तो अरेबिक सीखनी है, बस वो मुझे थोड़ा टाइम बाद होता है, मैंने हर लैंग्वेज सीखनी है। तो फिर आप टाइम कैसे निकाल लेती है? व्हाट्स योर लाइफ स्टाइल? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट सुपीरियर के बाद तो आपने जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ फिर आप पढ़ भी थे। अब जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी तारी होता है आधे है, वो आपने फिर ऑनलाइन किया या फिर आप जाती थी क्लासेस में? हाउ डिड यू मैनेज? कैसे टाइम निकाला? कैसे इसको अभी भी कंटिन्यू रख रही हैं? जैसे आप बोल रही हैं कि कोई ना कोई कोर्स कर लेती है लैंग्वेज के, हाउ डू यू मेक टाइम? टाइम नहीं होता, निकालना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएट पीरियड करने के बाद, क्योंकि ग्रेजुएट पीरियड के बाद ही मुझे एग्जैक्ट जॉब मिल गई थी, वो मैं स्टार्ट हो गई थी, फुल टाइम थी, अभी तक फुल टाइम कर रही हूँ। तो उसमें ये था कि मैंने क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि यार मैंने प्रेजेंशियल करनी है अपनी यूनिवर्सिटी की, मेरा था कि मैं ऊबे में ले लूंगी, हुआबे में ले लूंगी। वो मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि उसका इतना टाइम नहीं था, आप सिलेक्टिव दाद देना सारा कुछ। तो बड़ा अच्छा मुझे मिला उसमें, वोक में, यूनिवर्सिडad ओबेर्टा de Catalunya। तो मतलब यानी ओपन यूनिवर्सिटी है यहाँ कैटलोनिया में। तो उनका मॉडल ये है कि वो आप टाइम टू टाइम अपनी मर्जी से जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और खुद से आप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन है? ऑनलाइन। इट वाज 100% ऑनलाइन। तो वो तो लाइक उनेद में भी? एग्जैक्टली, उनेद भी है, मैंने उनेद का देखा था, लेकिन उनेद का मुझे इतना अच्छे उसके मुझे नहीं मिले थे रिव्यूज। तो फिर उस दौरान वर्क भी आ गया था, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलोनिया। तो यहाँ पे इसका ये है कि ये इट्स वेरी मतलब थोड़ी सी है, आपके कह लें कि एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके करते रहें तो वो हो जाता है। तो इट टुक मी अ व्हाइल, उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी। जॉब करने के बाद में बस सिर्फ वीकेंड्स होते थे जहाँ पे मैंने सारा स्टडी भी करनी है, लेक्चर्स भी सुनने हैं, सब कुछ करना है, तो वो उसी में हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बस थोड़ा थोड़ा करके, बीच में ऐसे पॉइंट्स थे, मैंने कहा था इस सेमेस्टर तो मैंने कोई क्लास नहीं लेनी है, मुझे नहीं पढ़ना, आई एम टायर्ड। मेरी साथ फ्रेंड्स थी, वो मेरी फ्रेंड्स थी, उसने छोड़ दिया, उसने कहा कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इट्स वेरी हेक्टिक। दूसरी ने कहा कि हाँ थोड़ा थोड़ा, फिर वो भी निकल गई, मैं अकेली रह गई। मैंने कहा यार अब इतना ज्यादा टाइम लगा के किया है तो इसको खत्म तो करना ही है। बस फिर वो खत्म किया, वो हो गया। हाँ, सो टाइम निकालना पड़ता था, टाइम निकालना पड़ता है। आफ्टर आई गॉट मैरिड, तो उसके रिसेंटली जब 2 साल पुरानी बात है, मेरी शादी हुई, तो फिर उसके बाद यू नो इट्स, आप हाउसवाइफ भी हो, आप वर्किंग वुमेन भी हो, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो पहले यहाँ पे थी, लेकिन फिर वो यूके शिफ्ट हो गए थे। सो इट्स एवरीथिंग, मेरे 4-5 हाथ हैं जो कि समटाइम्स आप यकीन करेंगे कि इट्स मी एंड माय हस्बैंड, तो हमें ये भी करना होता है कि समटाइम्स मैं 7:30 घर पहुंचती हूँ। समटाइम्स होता है कि यार फ्रेश खाना नहीं है,
वी हैव टू कुक टुगेदर। जो घर पहले आ गया वो खाना बनाना स्टार्ट कर दे, इवन तो कि आप पता है आप बहुत थके हुए हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, बट यू हैव टू डू। यहाँ पे अगर अम्मी अबू नहीं है, उनकी हेल्प होती तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अगर आप अपने खुद करना है तो आप मरते हो मर जाओ, आपने खाना बनाना है, खुद ही खाना है, तो ठीक है। हाँ, यू हैव खुद करना है, जो करना है खुद करना है। फिर वहां से आदत पड़ गई, अच्छा ठीक है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा जो है ना, कह लो कि मैं बड़ा स्लो बंदा थी, वेरी, मतलब जाहिर सी बात है, मैंने सिर्फ पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, अगर जॉब करनी है तो जॉब करनी है, क्योंकि उस वक्त मामा होती थी ना घर में, तो बस ठीक है, वो आपको एक एडवांटेज था कि चलो ठीक है, घर में आएंगे तो घर में सब कुछ हुआ होगा खुद ही। फिर जब शादी हो गई तो ठीक है, अब तो अब खुद ही करना है, अब जो कुछ करना है खुद ही करना है। फिर वहां से आदत पड़ी, अच्छा यार ये ग्रोसरी भी करनी है, हस्बैंड के साथ जाके खुद करनी है, समटाइम्स वो एक्स्ट्रा आवर्स उनके होते हैं वीकेंड्स पे, जैसा कि लेट्स सपोज अभी है, तो अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैं खुद ही लेके आऊंगी, मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि आप लेके आओ। अच्छा, कैन वी टॉक अबाउट योर मैरिड लाइफ, आई मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड लाइफ पार्टनर? हाँ, इस पे तो हम बहुत सोसाइटी लाइक दिस, हाँ, हम बहुत सारी बात कर सकते हैं इसके ऊपर। आई थिंक सो, हम लोगों को होता है ना कि यार हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो पढ़ा लिखा चाहिए, या हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत चाहिए। आज के दौर में मैं समझती हूँ कि ये चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मेंटेलिटी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मैच होनी चाहिए, आप क्या सोच रखते हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि अप डाउन हो जाता है लाइफ में, ऊंच नीच हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है, वो आप अगर आप दोनों मेच्योर हो, समझदार हो, तो उसको भी हैंडल आप कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, आई थिंक सब लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए वो हम सफर तलाश करें जो कि सिर्फ शक्ल में अच्छा ना हो, उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी हुई हो और वो हर चीज को समझता हो। मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है, बेशक आपके पास पैसा है या नहीं है, कंपैटिबिलिटी इज ऑन द टॉप फॉर मी। ये तो मेरा हायर से ये हाईलाइट ऑफ द है वो। How would you describe the compatibility? How would you describe that? कंपैटिबिलिटी फॉर मी इज के आप जो भी सोच रखते हो, आपके देखो सोच में डिफरेंस होंगे, आप हर इंसान डिफरेंट होता है, सेम सोच नहीं रख सकता, लेकिन आपकी कंपैटिबिलिटी वहां पे होती है कि आप जब कोई आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है तो यू शुड नो कि आप को अगले को आपको सपोर्ट कैसे करना है, या आपने उस चीज को लेके कैसे मैनेज करना है। फॉर मी इट्स मैनेजमेंट, एक शादी भी एक मैनेजमेंट है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे, ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन आपके जो कंपैटिबिलिटी का जो एलिमेंट है ना, वो वहां पे स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको पता है कि आप दूसरे को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो, उसको किस तरह से जो है ना वो चीजों को हैंडल कर सकते हो। अब हमें तो यहाँ पे रहते हुए काफी टाइम हो गया ना, तो हम इस चीज को ज्यादा मानते हैं कि यार हर चीज में 50-50 होना चाहिए। Exactly. हाँ, आप वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, तो दोनों का बराबर होना चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हस्बैंड ही कर सकता है, ठीक है ना, रूल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ औरत के लिए बनाए गए हैं। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, वो हर किसी को पता ही होंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक सो एक दूसरे का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ये नहीं कि एक बहुत ही वो डिफरेंट सोच रखता है और आप बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल में जा रहे हो, तो आई थिंक सो वो भी नहीं ठीक होता, वो फिर आपकी डिस्टर्बेंस बहुत होती है, आपकी हर चीज को वो डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपके पास डिफरेंस है आपकी सोच में, तो आई थिंक सो ये होना चाहिए कि आप उसको मैनेज कर पाते हो, कर सकते हो या नहीं। आई थिंक सो जब आप रिश्ता लेने आते हैं तो आप ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि अगले की सोच क्या है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि अगला किस तरह की सोच रखता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप भांप लेते हो थोड़ा सा, आपके इवन अगर आप नहीं तो आपके पेरेंट्स भांप लेते हैं कि यार मेरी बच्ची यहाँ पे सेट रह सकती है या नहीं सेट रह सकती। तो वो चीज होती है। बाकी थोड़ा सा ओपन होना चाहिए हर चीज में, आपको हर चीज में ना नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, आपकी ईगो आ जाती है ना उसमें, आप ईगोइस्टिक होते हो, मैं ये नहीं कर सकता। आप अगर कोई चीज आप नहीं कर सकते तो फिर आप उसको आराम से बैठ के अगले पार्टनर को समझाओ क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं आई थिंक सो जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, we'll leave the, क्योंकि ये बहुत ही लंबा तक जा सकता है। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, but I think we can leave it here. हाँ, मेरी क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना कि इस पे एक अलग से टॉपिक बंदा बना सकता है, हाँ, मैरिड लाइफ के ऊपर एक अलग से हो सकता है। हाँ, especially married life here.
आउट ऑफ पाकिस्तान, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, स्पेशली जो जिनका थोड़ा सा कल्चर वहाँ का है, थोड़ा इधर का है, तो वो मिक्सअप करके वो कैसे फिर रह सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, किसी दिन अलग से इस पे बात करेंगे। इसके लिए मैं एक ही वर्ड बोलूंगी मेरी, पेशेंस। सब्र इंसान को जो है ना, वो डॉक्टर तारिक जमील का वो मुझे याद है सेंटेंस कि जो सब्र जो है ना इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें चीज नहीं अच्छी लग रही होती, लेकिन यू नेवर नो, वो चीज आपके लिए अच्छी निकल के आ सकती है। आप जब वक्त के साथ खुद को टाइम देते हैं, पेशेंस होती है ना, तो थिंग्स गेट सेटल। सबसे मुश्किल काम है पेशेंस। हाँ, पेशेंस है। मुश्किल भी सबसे ज्यादा यही है, लेकिन दैट्स द की। अच्छा, हमने बात की आपका इंटरेक्शन विद लोकल पीपल, स्पेनिश हो गए, यानी कि जो यहाँ है, आपका देसी कम्युनिटी के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा है थ्रू आउट? तो मैं नहीं बोलूंगी, मैंने पता बहुत इंट्रोवर्ट थी, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। हाँ, मेरी कहीं पे मेरा जाना होता था किसी ओकेजन पे, तो मुलाकात हो जाती थी। रिसेंटली हमारा यहाँ पे क्योंकि मेरा एक साइड वो भी है कि मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर किसी की किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली तौर पे या किसी तरीके से, तो मैं करूँ। तो उसमें ये था कि मैंने हमारा यहाँ पे एक हुआ था, इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे डिफरेंट करवा रहे थे क्या कहते हैं कि फंड रेजिंग के इवेंट्स। तो बार्सिलोना में भी हुआ था, जिसमें बुशरा अंसारी और वसी शाह जो है ना वो इनवाइटेड थे एज अ मेन गेस्ट। तो इतने सालों के बाद मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन लास्ट मंथ हुआ टीम के साथ। सब हम पाकिस्तानी थे, हाँ, और हम लोगों ने वहाँ पे सब मैनेजमेंट की सुपरवाइज किया, सब टीम के साथ जो है ना वो पूरा इवेंट कराया। इट वाज ऑसम। मतलब कि एक होता है ना कि जैसे कि आपको एक थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है, थोड़ा सा आपको मिल जाता है कि अच्छा पाकिस्तानी वो भी है, सब पाकिस्तानी है, इतना मजा आ रहा है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आप इतना हर टाइम आप स्पेनिश के साथ होते हो, आपको वो जो अपना जो है ना वो दिल करता है समटाइम्स के यार अपने लोग भी हों। इवन तो मैं बहुत सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा ना वो शर्मीला बंदा हूँ, इन सेंस कि यार मैं हर किसी से नहीं कर पाती हूँ, मतलब हर किसी से इंटरेक्ट नहीं। मेरा थोड़ा सा वो ये कह लें कि आप कह लें कि इसको मैं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसको आप कह लें कि थोड़ा सा मेरा ये है। तो फिर उसमें ये कि मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इतनी सारी लड़कियां हैं, मुझसे तो काफी यंग हैं, तो इतना कुछ वो कर रही हैं, बातचीतों से हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां जॉब कर रही हैं, इतने लोगों से मैं मिली हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इट वाज वेरी नाइस। मैंने सही सुना कि आपने बोला कि इतने सालों बाद पहली बार? फॉर मी इट वाज द फर्स्ट टाइम। हाँ, रियली, बिकॉज मैं वो बंदा हूँ, मैं जो थोड़ा सा ना, आई विल नॉट से कि मैं तन्हाई पसंद बंदा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड पे काम करने वाला बंदा हूँ, कि अगर आप मुझे कोई चीज दे दोगे ना, या इवन अगर मैं किसी महफिल में भी हूँ, तो मैं आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट कि मैं लिस्निंग मेरी बहुत अच्छी है, कि मैं बैठ के घंटों लोगों को सुन सकती हूँ। तो मैं जब भी किसी महफिल में अगर जाऊं तो आई वाज साइलेंट मूड मेरा होता था, अक्सर मैं जो नहीं बोलती थी। तो बीच में अगर कोई मेरे इवेंट में, ज्यादा तो मैं इवेंट्स में नहीं गई क्योंकि जॉब की वजह से फिर सब काम तो मुश्किल हो जाता है, इतनी मेरी नहीं होती थी देसी कम्युनिटी के साथ गैदरिंग। लेकिन जो लास्ट हुई ना, तो वो इट वाज अ ब्लास्ट, मतलब मुझे बहुत मजा आया कि यार अच्छा, क्योंकि मैं बीच में मैनेजमेंट भी कर रही थी, सुपरवाइज भी कर रही थी, सारा कुछ, तो वो एक बड़ा अच्छा सा सीन बन गया था और बड़ा मजा आया था उसमें। मेरे लिए, मेरा ख्याल से वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम। तो आपको जाहिर सी बात है आपने फिर डिफरेंस देखा होगा कि फ्रॉम बैक देन जब आप आए थे 2008 में और नाउ, आपको कितना बड़ा डिफरेंस नजर आया? क्या क्या अच्छा चेंज नजर आया या बुरा चेंज नजर आया? व्हाट डिड यू नहीं, आई थिंक सो चेंज इज पॉजिटिव। लास्ट टाइम या उससे पहले भी जब हम स्टार्ट में आए थे तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, मतलब इतने ज्यादा पाकिस्तानी लड़का लड़की नहीं थे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं। बहुत डिफरेंस है। अब तो माशाल्लाह से कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो गई है, आपको जो है ना बहुत पढ़े लिखे डिसेंट नाइस लोग भी मिलेंगे। तो आई थिंक वो जो इवेंट था ना, इट वाज वो पोर्ट्रे करता है उस चीज को कि यार पढ़े लिखे डिसेंट लोग भी हैं यहाँ पे, और वो एक बड़ा अच्छा सा ग्रुप था और बड़ा अच्छा हो गया था। तो उससे पहले तो बहुत डिफरेंस है, उस वक्त तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग।
तो आप व्हाट्स द रीजन कि आप मूव नहीं हुई यूके? आपने बोला कि बट ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि बहुत सारे लोग बहुत अभी कुछ रिसेंटली नहीं तो एटलीस्ट 5 साल पहले बहुत सारे लोग या उससे पहले यूके मूव कर लेते थे वंस दे गॉट नेशनैलिटी या कोई सेटल हुए यहाँ पे तो वो मूव कर जाते थे यूके। तो व्हाई डिडंट यू मूव? और या व्हाट्स द रीजन या व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? अब तो ये भी सुना है कि अब लोग वापस आना चाह रहे हैं। हाँ व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? हाँ, मुझे किस्मत नहीं लगी गई। उसकी पहली बात तो ये थी कि बताए ब्रेक्जिट 10 साल का अरसा होता है, बीच में आपने एग्जाम देना होता है नेशनलिटी के लिए, फिर आप कहीं जाके आपको वो अप्रूव होता है। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो खैर ब्रेक्जिट तक मिलने तक तो ब्रेक्जिट होने तक तो मुझे पासपोर्ट नहीं मिला था। उसकी एक लंबी कहानी है, थोड़ा सा उसमें है, वो मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहूंगी। लेकिन उसमें यह है कि फिर मुझे ब्रेक्जिट हो गया, मुझे नहीं मिली, मुझे मेरी नेशनैलिटी पासपोर्ट नहीं, सॉरी, नेशनैलिटी मेरी अप्रूव हो गई थी लेकिन मुझे पासपोर्ट फिलहाल नहीं मिला था। तो उसके लिए आपको सारा वो होता है, वेट करना होता है सारा कुछ। खैर सिस्टर को और भाई तो छोटा था तो उसको तो वैसे ही मिल गई थी पहले ही फादर के साथ। तो सिस्टर को उसके बाद मिल गई थी, तो सबसे एंड पे मुझे मिली। ब्रेक्सिट हुआ, वो चले गए, उससे पहले ही चले गए थे। तो मैं पीछे रह गई। तो मेरी जाहिर सी बात है मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ ही थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे थी, मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले की बात है ये। तो फिर अप्लाई भी किया था लेकिन रिजेक्शन हो गई। 2 टाइम्स अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया। फादर केस पे किया था, तो क्योंकि उसमें मसला ये था कि आई एम इंडिपेंडेंट हेयर, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे जो है वो मेरी कोई ऐसी मजबूरी है, तो दे सिंपली रिजेक्टेड। उन्होंने कहा कि हमें नहीं, जेन्युइन नहीं लगता कि आप वहां पे जाना चाहती हैं। बात ठीक थी। तो फिर थर्ड टाइम तो मैंने सोचा कि नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर शादी होगी तो फिर उस चीज को महसूस ही नहीं किया कि हम यूके नहीं जा सकते, बस ठीक है आप हस्बैंड के साथ यहीं पे हो तो दैट्स मोर देन इनफ। तो बस ये था कि ब्रेक्सिट की वजह से मैं जो है ना वो फिर नहीं जा सकी, लेट नेशनलिटी पासपोर्ट मिलने की वजह से भी नहीं जा सकी। तो आपको अब कैसे फील होता है कि आप यहीं ठीक है, या आपको होता है कि नहीं चली जाती तो थोड़ा डिफरेंट होता लाइफ, अच्छा चेंज होता? समटाइम्स व्हेन आई गो देयर, अक्सर कभी छुट्टियों में भी मैं जाऊंगी, जब अक्सर जहाँ पे जाना होता है तो थोड़ा सा फील होता है कि यार नहीं, वहाँ की लाइफ थोड़ी सी ऊपर है, मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे भी वैसा हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज उस तरह से नहीं है। इट टेक्स लॉन्गर आई गेस। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे यूके एज इन, मुझे सबसे अच्छा स्पेन का क्या लगता है, यहाँ का मेडिकल और यहाँ का वेदर। ये जो 2 चीजें हैं ना, ये मुझे आई थिंक सो ये मुझे यहाँ का रखती हैं कि बस ठीक है, मेरा मेडिकल यहाँ पे अच्छा है और यहाँ का मौसम अच्छा है, तो ठीक है अगर मैं यूके में नहीं हूँ, नो प्रॉब्लम। जा तो सकती हूँ ना, मतलब अपनी फैमिली से मिलके आ सकती हूँ, तो उससे बड़ी बात क्या बात है। नाइस, ओके। तो फिर आपको अब लास्टली देन आई विल लेट यू गो। लास्टली आप क्या सजेशन देंगी वो जो एक तो जो यहाँ पे न्यू आई है, यंग गर्ल्स जो यहाँ पे अभी नई नई आई हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगी कि वो अगर वो पढ़ना चाहती हैं, वो या कुछ करना चाहती है, बेशक पढ़ाई ना हो, जॉब हो, मतलब वो कहाँ से और किस तरह स्टार्ट करें? एंड फॉर पीपल जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अरसे से रह रहे हैं और वो इतना निकल नहीं पाए, इतना उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं किया कि हम भी किस तरह यहाँ से अपनी प्रोफेशनल जर्नी या दोबारा से पढ़ाई में, कैसे जैसे आपने बोला कि आपने बाद में दोबारा कंटिन्यू रखी जॉब के साथ साथ, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि किस तरह कहाँ से एक तो प्रॉपर गाइडलाइन ले, और फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे एक कंट्री में, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या कर सकते हैं? आई डोंट नो इफ मैंने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं। आई गेट इट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़ा थोड़ा सा इसका लॉन्ग आंसर देना चाहूंगी, लेकिन आई थिंक सो ये हमारा लास्ट होगा आई गेस। लेकिन चलो मैं इसका थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले जो है ना, यहाँ जो न्यू कमर्स होते हैं, और ये हमारा एज अ जो हम यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या उनकी कह लो कि उनका ये बनता है, मेरे लिए तो एक फर्ज बनता है कि अगर मेरे पास कोई न्यू कमर आ रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि आप जॉब कर रही हैं या अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो आपने कैसे की। सॉरी टू से, हो सकता है ये लिसनर्स को बहुत बुरा लगे,
लेकिन हम लोगों जो पहले से यहाँ पे रह रहे हैं ना, हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। इट्स नॉट फॉर स्पेनिश जो यहाँ पे रह रहे, मतलब जो यहाँ पे स्पेन में रह रहे हैं, इट्स नॉट फॉर, आई थिंक सो इट्स ग्लोबली यूरोपियन, या मुझे नहीं पता बाकी कहाँ है वहाँ पे। डोंट डू दिस। अगर आपके पास कोई न्यू कमर आता है तो हेल्प देम। अगर आप ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, मेरे पास तो जो भी आता है मैं उससे कहती हूँ कि आप इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप यहाँ से गाइडलाइन लें, कोई वेबसाइट है उसके थ्रू आप उनको गाइड कर दें। बहुत सारे तरीके होते हैं गाइड करने के, या किसी बंदे से कनेक्ट कर दें जो इस शोबे से है और वो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि अगर आप, इवन मैं भी अगर अभी किसी से कोई इसी चीज के मामले में हेल्प लेना चाहूँ तो आई डोंट थिंक मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी ये आई थिंक सो एक ह्यूमन उसमें, मैं इसको समझती हूँ कि आपकी इंसानियत कह लें या इसको जैसे भी कह लें, एज अ कर्टसी, जैसे भी लोगों की हेल्प किया करें। अगर आपसे वो किसी किस्म की भी हेल्प मांगते हैं, न्यू कमर्स हैं, या अगर किसी के पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को जॉब पे लगा ही देना है या कुछ भी, गाइड देम, उनको बताएं कि यार आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डोंट यू थिंक आई एग्री विद यू कि क्योंकि बहुत सारी एसोसिएशंस हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद ही बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप उनका बता दें कि अच्छा यहाँ पे जाके, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको नहीं लगता कि स्पेनिश ये जो सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है फॉर द न्यू कमर्स, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हम तो अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं ना, आप सोचेंगे वो न्यू कमर जो सोलो हैं उनके साथ कोई भी नई हेल्प नहीं है, तो अगर उनको कोई इंस्टाग्राम पे दिखता है या कोई टिकटॉक पे दिखता है कि जो बहुत जो है वो मतलब एज स्पेनिश, आपको स्पेनिश पाकिस्तानी मिलता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप को उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। आप दिल खोल के हेल्प करें। जरूरी तो नहीं कि आपने उनको जॉब पे लगा देना या आपने उनको जो है एक एक स्टेप बताना है। हाँ, फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जिनका आप हाथ पकड़ लें तो फिर वो आपका पूरा बाजू ही खींच लेते हैं, वो भी चीज है, तो आप थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है। तो फिर इसमें यह है कि आप हेल्प करें, जरूर हेल्प करें। न्यू कमर्स हैं, आप उनको गाइड करें। एक एसोसिएशन है, आई थिंक सो इकोप के नाम से, यहाँ पे अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो प्लीज करेक्ट मी। वो यहाँ पे बार्सिलोना में है और वो आई थिंक सो वो पढ़ाई में और सब में बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। दे आर यंग स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बार्सिलोना में है, वो हेल्प करते हैं, वो गाइड करते हैं। एंड आई एम श्योर अगर किसी को उसका लिंक भी चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम का, तो वो मैं मेंशन कर सकती हूँ, या आप उसको डेफिनेटली मेंशन कर देना कि वो जो न्यू कमर्स के लिए जो है वो हेल्प भी देते हैं, सब कुछ होता है। और मेक फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब के लिए फ्रेंड्स बनाने, आप जब देसी कम्युनिटी में उठेंगे बैठेंगे, या इवन स्पेनिश भी उठे बैठेंगे थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आपने उनके साथ पार्टी करनी है। एनीथिंग, मतलब छोटा सा इंटरेक्शन होना चाहिए। अक्सर हमारे ऐसे होते हैं, हमारी सिस्टर्स होती हैं जो कि बिल्कुल ही जो है ना मेहनत नहीं करती हैं, ये लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते। हम हमारा उनसे कल्चर आपका बेशक उनसे डिफरेंट हो, लेकिन आप क्लास में जाकर लैंग्वेज तो सीख सकते हैं ना। वंस यू हैव अ लैंग्वेज, मैं मान ही नहीं सकती कि अगर आपके पास लैंग्वेज है आपको कोई जॉब ना मिले या आप स्टडी नहीं कर सकते। हम लोग लैंग्वेज नहीं सीखते, हम इस तरफ नहीं आते हैं कि नहीं हमने लैंग्वेज। अभी आप देखिए इंस्टाग्राम पे ही मैं बात करूंगी, बहुत सारी लड़की है पाकिस्तानी, इकरा है, इकरा जो है वो लैंग्वेज सिखाती है, उनकी सिस्टर है, फिर एक दो और हैं जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया लैंग्वेज सिखाना। बहुत सारी हैं जो लैंग्वेज सिखाती हैं, तो आई थिंक सो अदर मेन पॉइंट है कि आप लैंग्वेज लाजमी सीखें न्यू कमर्स के लिए। लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज के बगैर कुछ भी नहीं है। आप, इट्स नॉट पाकिस्तान के जहाँ पे गोरा आएगा और उसके आप इंग्लिश से इम्प्रेस होके जो है वो आप कहोगे कि हम गोरे के सारे काम कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर इन यूरोपियन कंट्री जहाँ पे लैंग्वेज सीखनी है तो आगे काम होंगे। अगर आप लैंग्वेज नहीं आपको ज्यादा आती, डोंट गेट अफ्रेड कि यार मुझे, मैं गलत बोलूंगा या गलत बोलूंगी तो मुझे लोग मेरा माइंड मतलब मजाक उड़ाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोगों की हेल्प करें, हेल्प मांगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग हेल्प नहीं मांगते, यार अगर मैं हेल्प मांग लूंगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या आई थिंक सो अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो छोटी मोटी हेल्प तो कर ही देगा, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। और एक चीज जो मैंने भी नोटिस की है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं या ना भी हो लेकिन समझदार तो जरूर होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको लैंग्वेज नहीं आती ना, तो वो ऐसे फील करते हैं जैसे दे आर नथिंग। और एक्चुअली दूसरे भी जो उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि दे नो नथिंग, हालांकि बात सिर्फ लैंग्वेज की है।
आता उन्हें भी बहुत कुछ है, समझदार वो भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो समझा नहीं पाते या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो बोल नहीं पाते, इट कम्स आउट लाइक कि वो बिल्कुल ही स्टूपिड है. सो इट इज वेरी थ्रू दिस. स्टार्टिंग में तो यही मैं चाहता था, इसको लैंग्वेज नहीं आती है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, इसको तक नहीं पता है, शी कांट डू एनीथिंग. बट लेकिन आपको मेरे हाथ से इसमें कोई वो कहने की शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर आपको जो है वो सही से प्रोनाउंस नहीं करना आता, या अगर हम एज अ जिनको स्पेनिश थोड़ी बहुत आती है वो ये समझें कि यार ये तो स्पेनिश को बोलनी नहीं आती है, मैंने तो इससे दोस्ती नहीं करनी है, या मेरी तो ये उस कैलिबर की नहीं है, या इस तरह की छोटी छोटी आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल से चीजें ये एग्जिस्ट करती हैं. तो इस चीज को मेरे हाथ से महूज़ हाथ नहीं लेके आना चाहिए. इट्स जस्ट, या आप जस्ट मेक फ्रेंड्स, लोगों की हेल्प करें, ये मेरा मैसेज है. आई डोंट नो, इसी जो एसोसिएशन के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ स्टडीज के लिए गाइडेंस है या जॉब वगैरह के लिए भी? यार आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरी जो है वो लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो मैंने वहाँ पे देखी थी सब पोस्ट वगैरह. हो सकता है कि अगर वो स्टडीज के बारे में गाइडलाइन देते हैं तो हो सकता है वो जॉब के बारे में देते हो. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने बात की है कि कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम. फॉर एग्जांपल स्टडीज का तो है ही थोड़ा बहुत, एजुकेशन जो हम यहाँ पे बड़े हुए हैं उनको तो समझ आती है कि अच्छा ये ऑप्शन है. जो नए न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए बिल्कुल ये हो जाता है. तो नॉट जस्ट स्टडीज के लिए, आई थिंक प्रोफेशनली भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. डोंट यू थिंक सो? हाँ, कॉम्प्लिकेट हो जाता है. आपको कोट के हम जो कहना चाहते हैं कि पढ़ी लिखी जॉब्स के लिए, आई मीन नॉट जस्ट के एज अ रेस्टोरेंट में, नॉट सेइंग कि बुरी बात है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट जब इन लाइन में आप आना चाहते हो और अपने से रिलेटेड आप अपनी जॉब इस तरह की ढूंढना चाहते हो, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है? कहीं स्पेनिश की बिल्कुल शायद इतनी जरूरत ना पड़े, आप इंग्लिश से भी गुजारा कर सकते हैं, और मे बी कहीं आपको स्पेनिश, मतलब आई डोंट नो इफ आई एम था, मेरे एक तो उर्दू बहुत अजीब सी है तो मैं थोड़ा मैसअप कर जाती हूँ. अच्छा, इसमें ये है कि रिसेंटली वी हैव अ पेज इंजीनियर इन स्पेन. उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि एक यूरोपियन पोर्टल है जहां पे आप डिफरेंट लैंग्वेज को फिल्टर करके आप देख सकते हैं कि किस कंट्री में जॉब्स अवेलेबल है. इवन अगर आप इंग्लिश भी चूज करना चाहते हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं. तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जॉब सर्च कर सकते हैं. और बाकी वो है कि जाहिर सी बात है, आपने इंटरव्यू देने होते हैं कहीं पे, आप कुछ आपकी लक भी होती है, कुछ आपकी मेहनत भी होती है, तो वो सब मिला के जो है वो एक बन जाता है. तो स्पेनिश जो सिस्टम है, इट्स राइट, इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा सा वो है, मुश्किल है, हटके तो, भी या लेकिन उसमें यह है कि वही बात आ जाती है कि आप टेक वन स्टेप, एक स्टेप लेंगे तो आप बाकी स्टेप्स भी लेंगे. लेकिन अगर आप ये हिम्मत छोड़ के बैठ जाएं कि नहीं हो पाएगा या मेरी कोई मदद नहीं करेगा, तो अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, कम टू मी. आई एम श्योर मैरी, आप भी बहुत सारे लोगों की मदद करती होंगी, बहुत सारे लोगों की. जी, वही जो हमने बात की है कि जब कोई आता है आपसे इंफॉर्मेशन के लिए, द लीस्ट यू कैन डू इज जितना आपको पता है आप उनको वहां पे गाइड कर दें, और अगर ज्यादा नहीं पता तो आप उनको ये रास्ता बता दें कि देखिए अगर आप यहाँ चले जाएंगे ना, ये आपको बिल्कुल डिटेल में बता पाएंगे. अभी आई टोटली एग्री विद दैट. जो अजंता मेन तो है, वहाँ पे काफी ज्यादा अब एक एजुकेशनल वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट है जो कि आपको गाइड करता है कि अगर आप कहीं से, अच्छा मैं थोड़ा सा सिंपली बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्होंने अगर वहाँ पे एसओ की हुई है, यानी कि अगर वो वहाँ पे करके आए हैं, 9th 10th पढ़ के आए हैं, अपना मैट्रिक करके आए हैं, तो वो वहाँ यहाँ से उनको अपनी जो डिग्री से है वो कुनवारीदार करवानी होंगी, यानी कि उनको आपने करवाना है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर. वैलिडेट, आई डोंट नो, वैलिडेट करवाना होगा, आई थिंक सो इट्स वैलिडेट करवाना होगा. तो आपको जब मिल जाएगी तो आपको आसानी से जो है ना वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिसको हम बाचिलातो कहते हैं. अगर आप इवन फॉर अगर मैं गलत उसको नहीं, मुझे याद है ठीक से, ग्राडो मेडियो के आपको एंटर होने के लिए ना, ग्राडो सुपीरियर के लिए आपको ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होती. तो उसके लिए भी उसमें भी आप एंटर हो सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती. एंड आई मैं इस पे रिकमेंड करूंगी, मैं इंसिस्ट करूंगी कि जो लोग बाचिलातो नए न्यू कमर्स हैं, बाचिलातो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कम इन ग्राडो सुपीरियर, ठीक है ना, या कम इन ग्राडो मेडियो, क्योंकि वो, और उससे जो प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग उसको कहते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं आपको जॉब मिलने के.
I believe so. नो आई एग्री। और जो मुझे सबसे मजे का और जो सबसे पॉजिटिव लगता है एजुकेशनल सिस्टम यहाँ का, कि यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है कि आप यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और फिर वो जो बाचियरात तो फिर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारी रेमिफिकेशन है। अगर आप एसओ नहीं कंप्लीट कर पाए, ग्राडो मेडियो चले जाएं, ग्राडो मेडियो हो गया, फिर लाइक आप बहुत सारे, जैसे आप एन पे आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं बाचियरातों के बगैर अगर आपने। सो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ स्पेन के सिस्टम में ना, कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। अच्छा आप ये नहीं कर पा रहे, आप यहाँ चले जाएं, अच्छा आपने ये कंप्लीट कर लिया तो इससे आपको थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत एट द एंड ऑफ द डे दे वांट कि आप पढ़ें, आप आगे बढ़ते जाएं, और ये बहुत इजी रहता है। इवन मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं कि अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, अगर आपको लैंग्वेज आती है थोड़ी सी जैसे भी, लेकिन अगर आप कोर्स भी करें ना तो उसके थ्रू भी आपको जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो इट्स नॉट कि आपको यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, आपको उस कोर्स के थ्रू भी जॉब्स के काफी चांसेस होते हैं कि मिल जाए। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के ग्रादों का और या उसकी डिग्री को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, व्हेन यू डोंट रियली नीड इट समटाइम्स। आप ग्रादोश कोई भी ग्रादोश करके आप स्टार्ट कर सकते हैं जॉब। और फिर अच्छा ओके नाउ दिस इज गोइंग टू बी लास्ट एक और चीज क्योंकि व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रादोश जो होते हैं, ग्रादोश सुपेरियोरेस स्पेशली मेडियोस भी, उससे जॉब ज्यादा जल्दी मिल जाती है, क्योंकि उसमें एक तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस ज्यादा होती है। बट आपको क्या लगता है, लेकिन फिर आप जब बड़ी पोस्ट पे जाते जाएं तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, डिग्री भी मांग रहे हैं यूनिवर्सिटी की। डू यू एग्री ऑन दैट? यस, लेकिन देखिए मेरा जो जर्नी रहा है वो ग्राडो मेडियो ग्राडो सुपीरियर उससे होके गया है, तो मैं इसको ज्यादा रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने ये खुद इसमें आई एम अ लिविंग एग्जांपल इसकी, जिसके थ्रू मैंने जो है वो सारा किया। नो आई एग्री, क्योंकि बहुत सारी जगह यही बोलते हैं कि अगर आपको पढ़ाई में इतना ज्यादा लंबा नहीं जाना, आप ग्राडो सुपेरियर करें, और ग्राडो सुपेरियर करें और आपको जॉब इजीली मिल जाती है। एंड आई थिंक मेरे भी एक्सपीरियंस जब रहा है कि हमने किसी को जॉब देनी है या इस तरह इंटरव्यूज वगैरह में, तो यू एक्चुअली लुक फॉर पीपल जिन्होंने, क्योंकि उनको जल्दी एक्सपीरियंस हो जाता है। ग्राडो सुपेरियर में ज्यादा प्रैक्टिकल। हाँ या बाचियरातों का डेफिनेटली, बाचियरातों के बाद यूनिवर्सिटी का बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्होंने यही विया अपनाया है कि आपने बाचियरातों किया है, उसके बाद आपने जो है वो यूनिवर्सिटी किया है। तो यूनिवर्सिटी की एक अपनी चार्म है, उसका एक अपना है। लेकिन आई थिंक सो कि अगर ग्राडो सुपेरियर कर लिया है, आपके पास जॉब है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप साथ साथ, जिस तरह मैंने साथ साथ जो है वो यूनिवर्सिटी भी की थी, तो अगर आप वो भी बीच में ऐड कर दें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर डिफरेंट पीपल, तो जिसको जैसे सूट करे। चलें, थैंक यू वेरी मच सहरीम, बहुत मजा आया। एंड आई विल कम बैक टू यू सून, जब भी दोबारा हमारा टाइमिंग मैच हुई विद अ स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि आई थिंक वी कैन टॉक लॉट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे बहुत मजा आया, तो